अस्पताल की घटना पर कमलनाथ का बयान, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं, घटना में गंभीरता से जांच और कार्रवाई की। सिंगरौली जिले के भाड़ा से पत्रकार के लापता होने की सुलझी गुत्थी, महिला ने खुद ही रचा था अपने अपहरण का षड्यंत्र। वेब पोर्टल के जरिए महाराष्ट्र में ढूंढी गई महिला। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में दिखा कुत्तों का आतंक, कुत्तों के झुंड ने किया हिरण का शिकार, हिरण की मौके पर हुई मौत। खरगोन में 4,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया बीएमओ, क्लिनिक संचालक अंकित बिरला से 10,000 की मांगी थी रिश्वत। निवारण अधिनियम के तहत बीएमओ डॉक्टर दीपक जायसवाल गिरफ्तार। और बुरहानपुर में शासकीय राशि घोटाले मामले में हुई कार्रवाई, कोरोना काल में आई राशि की धांधली की हर पहलू की बारीकी से की जा रही जांच। नमस्कार, खबर भारत के साथ मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल की 50 महिला नर्सों के साथ अश्लील व्यवहार करने की घटना सामने आई है, जिस पर कमलनाथ ने ट्वीट किया है। कमलनाथ का कहना है कि इस मामले को महिला सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया है उन्होंने, और प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ कैसा खिलवाड़ चल रहा है ये बात भी जोड़ी। अपराधी क्यों इतने बेखौफ हैं, आखिर सरकार कर क्या रही है, जैसे सवाल उठाए। सिंगरौली जिले के भाड़ा से लापता पत्रकार की गुत्थी पुलिस ने आखिरकार सुलझा ली। आपको बता दें कि महिला ने अपने ही अपहरण का षड्यंत्र रचा था, जिस पर पुलिस ने गुम हुए वेब पोर्टल के जरिए पत्रकार शारदा प्रसाद शाह को महाराष्ट्र से बरामद कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि लापता शारदा ने स्वयं ही अपने अपहरण की साजिश रची थी। उनका बेटा 21 साल की उम्र में बिना बताए कहीं चला गया था, जहां मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस गुम इंसान को तलाशने में लगी और खोजने में कामयाब भी रही। 5 तारीख को एक माड़ा थाना क्षेत्र में शारदा प्रसाद शाह नाम के व्हाट्सएप ग्रुप और मीडिया के जुड़े हुए व्यक्ति जो थे वो कहीं चले गए थे और माड़ा थाने में उनके परिजनों ने उनकी सूचना दर्ज कराई। उनकी की बात से ही काफ़ी तरह की आशंकाएं उनके परिजनों द्वारा व्यक्त की गई थी। इनके साथ कोई गंभीर घटना हो गई, इनकी किडनैपिंग हो गई और अन्य तरह की आशंकाएं भी गंभीर रफ्तार से व्यक्त की गई। इसमें हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनके द्वारा भी ज्ञापन दिया गया था और उनके द्वारा अनुरोध किया गया था कि इस पूरे मामले को जल्दी ही निकालें और उनके जो मीडिया के साथी थे उनको सुरक्षित तरीके से ले। इसमें हम लोगों ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अलग अलग टीमें बनाई थी और जो भी हमारे प्रोसीजर थे उसका हम लोगों ने पालन करके हर तरीके से टीमों को लगाया था। उनसे की जैसे हमारा जो आसूचना तंत्र था उसको भी हमने एक्टिवेट किया था और इसी बीच हमको ये सूचना मिली थी कि जो शारदा जी हैं ये पुणे में अपने दोस्त के यहाँ नौकरी करने जाते हैं। सूचना पर पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँची थी और उनको वहाँ से रिकवर किया गया और लेके यहाँ आया गया। इसमें पूरे प्रकरण की जांच के दौरान ये तथ्य आया है कि जानबूझ करके उनने अपनी उपस्थिति को छुपाया है और कुछ व्यक्तियों को ब्लैकमेल करके उनसे धनराशि प्राप्त करने के लिए और उन पर किसी गंभीर आपराधिक मामले को लगाने के लिए पुलिस को दबाव डालने के लिए ये बड़ी गतिविधि की गई है। इसमें जांच में ये भी आया है कि उनके परिजन भी उनके संपर्क में लगातार रहे हैं। तो आज जो है पुलिस ने उनको जो है गौर करके जो है यहाँ लेके आई है और इसी बात की हमने कॉन्फ्रेंस रखी थी और उनके विरुद्ध एक प्रकरण भी दर्ज किया गया है जिसमें
फरियादी द्वारा बताया गया है कि उनसे 20,000 रुपये की राशि मांग रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, तो उसमें भी इन्हें कार्रवाई की जा रही है। इनका जो मोबाइल है, मोबाइल की भी जांच में बहुत सारे लोगों से ब्लैकमेल करने और उनकी वार्तालाप जो है इस तरह के उनके पाए गए, तो उसकी जो है सख्त से जांच करें। सरगुजा में 20 कुत्तों के झुंड ने जंगली कोटरी हिरण पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आनन फानन में ग्रामीणों ने तत्काल सूचना वन विभाग को दी और सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। टीम ने शव की जांच कर शव को बरामद कर लिया। रेंजर ने बताया कि लगभग 4 बजे की घटना है सुबह की, जहां कुत्तों के झुंड ने दौड़ाकर कोटरी हिरण को दबोच लिया। जंगल से लगा हुआ क्षेत्र आपका ग्राम रूपाखार है जी। जंगल की ओर से भटक करके गांव की ओर पानी वानी की तलाश में चलाया होगा और उसके पीछे करीब 20 कुत्तों के द्वारा दौड़ा करके उसको दांतों से दबा करके मारा गया। वो मस्जिद के नीचे प्राइमरी स्कूल के पास ही करीब 200 मीटर में इसका शव हम लोगों ने साल झाड़ के नीचे बरामद किया। खबर खरगोन की झरन्या से है, जहां बीएमओ 4,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक क्लिनिक संचालक अंकित बिरला से बीएमओ डॉक्टर दीपक जायसवाल ने क्लिनिक चलाने के एवज में 10,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिनाख्त पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर की है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बीएमओ को 4,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। आवापुरी में क्लिनिक चलता है, अभी नया शुरू हुआ है। अंकित बिरला ने शुरू किया है, जो दसोर गांव का दक्षिणावत का रहने वाला है। उसने शिकायत की थी कि डॉक्टर साहब का ये कहना है कि मेरे एरिया में ये चल रहा है क्लिनिक, तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। उस बात की शिकायत 13 जून को प्राप्त होने पर 14 तारीख को रिकॉर्डिंग कराई गई थी कल, और आज जरिए आकर डॉक्टर साहब को, डॉक्टर दीपक जी जायसवाल है, उनको अंकित बिरला से 4,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए पकड़ा गया। बुरहानपुर के जिला अस्पताल के शासकीय राशि घोटाले मामले में पत्रकार गोपाल देवकर और उसकी पत्नी को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में पुलिस ने अशोक पठारे को गिरफ्तार किया है। इससे 3 दिन पहले 2 आरोपी पत्रकार संजय दुबे और राजेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अब तक का सबसे बड़ा इसे घोटाला माना जा रहा है। दरअसल कोरोना काल के दौरान जिला अस्पताल के रेगुलर खाते, रोगी कल्याण समिति, एनएचएम से जुड़े खातों में 8.45 करोड़ यानी लगभग 9 करोड़ की राशि आई थी, जिसे अलग अलग नामों से खातों में डालकर निकाला भी गया था। इस पर कार्रवाई चल रही है। पुलिस बैंकों से अन्य खातों की जानकारी ले रही है। मामला प्रकरण में धोखाधड़ी और शासकीय राशि गबन से संबंधित है, इसलिए पुलिस के द्वारा विभिन्न पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। जिला अस्पताल में प्रारंभिक जांच में जो सामने आया था, जिसमें डॉक्टर्स, कुछ यूट्यूबर्स और हमारे जिला अस्पताल के लिपिक, इन सब की सहभागिता, और उससे जो है ये जो पैसा जो निकला था उनकी साजिश से, उसमें एक हम लोगों की कार्रवाई चल रही है, गिरफ्तारियाँ भी हो रही है और उनकी संपत्तियों की जानकारी भी पुलिस पता कर रहा है। और चूँकि प्रकरण आर्थिक अपराध से संबंधित है, तो हम लोग इसकी ऊपर के स्तर पर जाँच के लिए भी रिकमेंड करने का सोच रहे हैं। और इनकी संपत्तियों की जैसी जानकारी आती है तो शासन के पैसे को रिकवर करने के लिए इनकी संपत्तियों को राजसात करना या संपत्तियों को कुर्क करके राशि की वसूली करना, वो सारी चीज़ें भी हम लोग करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राशि इसमें इन्वॉल्व है। करोड़ों रुपए यहाँ शासन के इन्होंने खुद किया है। तो जितनी गंभीरता से हम इस प्रकरण को लगातार, मैं भी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, एसपी साहब भी कर रहे हैं, तो जैसे ही शासन के पैसे की पूरा आंकड़ा आ जाएगा, उसकी रिकवरी करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। अभी तक 2-3 आरोपी हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं, 2 जेल भेज चुके हैं, एक अभी पीआर में है और आगे और भी इन्वेस्टिगेशन। और सर अभी किन पे कौन आरोपी बना है? अभी एक स्वामी समर्थ करके एक नया जानकारी मिला है, ट्रेडर्स करके है, उसके द्वारा भी फर्जी बिल लगाए गए थे। उसमें देवकर करके एक पत्रकार है, उसकी वाइफ के नाम से उसमें कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो अभी उनसे भी पूछताछ करने के लिए नोटिस भेजा गया है। उनसे भी पूछताछ करेंगे और क्लियर करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे।
और हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक दीपक मरावी पर नर्सों ने हैरेसमेंट का जो आरोप लगाया है उस पर कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी मामले पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास आरंग ने भी बयान दिया है। भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक दीपक मरावी के खिलाफ कंप्लेन मिली है, उनका कहना है, और ये एक संवेदनशील मामला है जिस पर अभी कुछ कह पाना उचित नहीं होगा। साथ ही इस विषय में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, कहना है विश्वास आरंग का। संबंध हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक के खिलाफ एक कंप्लेंट मिली है, क्योंकि एक संवेदनशील मामला है, इस पर ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। मैंने इस विषय में जांच के आदेश दिए हैं और जैसे ही जांच की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही इस पर कुछ कहना ठीक रहेगा। बालाघाट में लोकल सवारी ट्रेनों से रेलवे स्टेशन वंचित हो रहे हैं, वहीं पूंजीपतियों और धनवान लोगों के लिए रेलवे ट्रैक पर स्पेशल ट्रेन दौड़ रही हैं। वर्तमान स्थिति को देखकर लग रहा है कि शासन और प्रशासन को मानो आम आदमी से कोई सरोकार ही नहीं रह गया। वहीं ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने कहा है कि आम आदमी को ध्यान में रखकर इस देश में रेल को प्रारंभ किया गया था, लेकिन वर्तमान में रेल की दशा कुछ और ही बयां कर रही है। मालगाड़ियों का परिचालन करके रेलवे को लाभ की दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन रेलवे जो होता है वो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों के लिए होता है। और जब तक कांग्रेस का शासन रहा तो मैं समझता हूं कि रेल विभाग को मुख्यतः यात्रियों के दृष्टिकोण से ही चलाया जाता है, लेकिन यह पहली ऐसी मोदी सरकार है जिसने 7 साल के दौरान लगातार यात्रियों को दरकिनार करते हुए मालगाड़ियों को और बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को लाभ दिलाने के लिए वो यात्री ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। आप देखिए कि राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, जो बड़ी बड़ी ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो पूरी तरह से एसी वातानुकूलित होती हैं और वह धनाढ्य वर्ग के लिए होती है, उसमें सारी सुविधाएं हैं और वो सभी ट्रेनें प्रारंभ हैं, लेकिन जो लोकल ट्रेनें हैं उसका 3 गुना किराया करते हुए उन ट्रेनों को बंद कर दिया। तो चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ बालाघाट से संवाददाता श्याम सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं। श्याम, ये पूरा मामला क्या है और कब से ये मुद्दा उठा हुआ है उस क्षेत्र में, जरा बताइए। जी, अगर सवारी गाड़ियों की बात कर दूं तो ये नया मामला नहीं है और ना ही बालाघाट जिले का है। ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे रही है। धीरे धीरे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, अगर मैं बात करूं बालाघाट जिले के लगा हुआ गोंदिया क्षेत्र की, गोंदिया हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्र में काफी बड़ा जंक्शन कहलाता है, जहाँ पे चारों दिशाओं के लिए ट्रेन मिल जाती है। वहाँ पे भी आज मालगाड़ियां ही सिर्फ मालगाड़ियां दिखाई देती है, सवारी गाड़ी नहीं दिखती। बीच में पूंजीपतियों के लिए आलीशान वाली लंबी दूरी की ट्रेनें दिखाई देती है, जबकि रेल को इसलिए शुरुआत किया गया था ताकि इसमें आम आदमी सफर कर सके। आज ये स्थिति बनकर रह गई है कि लोगों को लोकल गाड़ी के लिए या पास की दूरी के लिए उनको टिकट नहीं मिलती। आपको अगर यात्रा करना है तो पहले रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, और रिजर्वेशन भी ऐसा कि कम से कम आपको 10 दिन। अगर आज किसी गरीब व्यक्ति को यात्रा करना है तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, और उसके कारण यह हो जाता है कि लगभग उसको 500 से 1000 रुपए का जो टिकट है वो फाइन के रूप में भरना पड़ता है, तब जाके वो यात्रा करता है, और नीचे स्लीपर के नाम पर उसे नीचे बैठकर जाना पड़ता है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए ये तो साफ तौर पर आम जनता के साथ बेईमानी हो रही है। अब अगर आम जनता की परेशानियों का हम जिक्र कर रहे हैं तो एक और खबर है जो परेशानियों को लेकर आपने भेजी है, बालाघाट की ही खबर है। दर्शकों को खबर बताएंगे और फिर उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बार परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं कि उन समस्याओं को लेकर चुनाव के बहिष्कार की बात भी की गई। दर्शकों को बताना चाहेंगे बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में तमाम समस्याओं को लेकर बहिष्कार की आवाज उठ रही है। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पानी, बिजली और नालियों में गंदगी जैसी अनेक तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। नगर पालिका अधिकारी ने क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जाकर समस्याओं को लेकर समाधान की बात तो कही है, लेकिन इस बार जनता का गुस्सा जो है वो अब ऐसा लग रहा है जैसे गुस्सा फूट पड़ा है और इसका असर चुनाव पे साफ देखने को मिल रहा है। सर ने आश्वासन दिए हैं हो जाएगा काम, नाली क्या, पानी नहीं आ रहा है। ये जो नाली की समस्या ये कब से है? 30 साल हो गया जी, इसमें पानी भर जाता है, काफ़ी हद तक के घर डूब जाते हैं उधर, और हमारे यहाँ नल है, पानी नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा। मीटर लगा हुआ है, आज जब से 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गए यहाँ चालू हुआ है, बाकी लोगों के यहाँ पानी आता है,
हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। आपका परिचय? हाँ, मैं यूपी के अभी 5 निवासी रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर हूँ। यहाँ मुख्य समस्या पानी की थी, तो पानी की समस्या हल हो भी चुकी है और नाली की समस्या है। और नाली भर निर्माण हो जाए, वैसे माननीय महोदय ने अभी बताई दे चुके हैं कि नाली की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। अभी ये नगर पालिका के चुनाव के कारण से हो सकता है आचार संहिता के कारण से रुका हो, वैसे संभावना है पूरी बन जाएगी। बिल्कुल निरंतर आएगा और नगर पालिका परिषद बालाघाट और माननीय कलेक्टर महोदय प्रशासक नगर पालिका परिषद बालाघाट की ओर से बिल्कुल ये आदेश दिए गए हैं हम लोगों को माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा कि जो भी नगरवासियों को समस्याएं आ रही हैं, इमरजेंसी समस्या है, उन पर तत्काल कार्रवाई करें। इसीलिए आज मेरे द्वारा दादरा गली भैया चौकी में भ्रमण किया गया है। यहाँ पर जो साफ़ सफाई को लेकर समस्या थी, पानी का फ्लो सही नहीं है प्रॉपर, उसको लेकर समस्या थी, बिजली की समस्या थी, अतिक्रमण की समस्या है। इन सभी विषयों पर यहाँ के जो रहवासी लोग हैं, हमारे जो सम्माननीय रहवासी लोग हैं, सभी लोगों के साथ चर्चा की गई। तो इसमें हम सभी बिंदुओं पर कार्रवाई करेंगे और किसी व्यक्ति को मतलब अनावश्यक रूप से जो इमरजेंसी सर्विसेज है जैसे कि पानी की समस्या, सफाई की समस्या, तो इसमें परेशान नहीं होने दिया जाएगा। इन पर कार्रवाई हम लोग। और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं श्याम, बालाघाट से हमारे संवाददाता। श्याम, अब हम चाहे रेल प्रबंधन की बात करें या फिर नगर पालिका की बात करें, समस्याओं से जूझते बालाघाट के ये लोग, क्या क्षेत्र के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को ये सब दिखाई नहीं दे रहा? जी, आपको बता दूं कि नगर पालिका की समस्या आम समस्या बनकर रह गई है, क्योंकि यहाँ पर अगर बार बार यहाँ के जो रहवासी हैं, वार्डवासी हैं, वो कई बार शिकायत करते हैं नगर पालिका जाकर, लेकिन उनकी समस्याओं को दरकिनार कर दिया जाता है। आखिर फिर समस्याओं को लेकर जाए तो कहाँ जाए, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन जब चुनाव पास में आ गया है, तब यहाँ के लोगों को लगा कि आखिर अब एक वक्त आ गया है जब हम लोग प्रशासन को सही दिशा दिखा सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक निर्णय लिया कि अगर हमारी बात अब नहीं मानी गई तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो ऐसे क्षेत्रों में जाकर अब नगर पालिका के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, मुख्य अधिकारी हैं, वो अब हर सुबह उठकर विभिन्न वार्डों में जा रहे हैं और वहां की समस्याओं को देखते हुए वहां के लोगों को एक सांत्वना दे रहे हैं कि हम बहुत शीघ्र आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर देंगे। लेकिन यह कितना सत्य होता है ये तो समय ही बताएगा। बिल्कुल, और ये विजुअल जो तस्वीरें जो आपने भेजी है जिन वार्ड की, वो स्पष्ट नजर आ रहा है कितनी गंदगी, और इस गंदगी में जीने के लिए मजबूर हैं लोग। सिर्फ मेरा प्यारा बालाघाट, ये एक नया जो क्रम शुरू किया था सरकार ने, हर क्षेत्र में, हर शहर में, हर जगह पर इस तरह के बोर्ड लगाने का, सिर्फ बोर्ड लगाने से काम नहीं चलेगा बल्कि समस्याओं के समाधान करने से काम चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। राजगढ़ जिला चिकित्सालय लगातार सवालों के घेरे में है। मामला 3 दिन पुराना है, जहां एक प्रसूता महिला को 3 घंटे तक वो तड़पती रही। मजबूरन परिजनों को महिला की नाजुक हालत देखते हुए डिलीवरी के लिए राजस्थान ले जाना पड़ा, लेकिन वहां की महिला डॉक्टर आकांक्षा ने इसे देखना तक उचित नहीं समझा, ना ही महिला को ना ही स्थितियों को। राजस्थान से लौटने के बाद पीड़िता के परिजनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। इसके बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। ये लाल सिंह चौहान है, ग्राम खड़ी के निवासी, ऐसे राजगढ़ में रहता है। इसकी भतीजी है, उनका नाम संगीता है। वो 11 जून को जिला चिकित्सालय राजगढ़ गई थी और डिलीवरी का प्रकरण था, परंतु वहाँ पर उनका कोई इलाज नहीं। ये बता रहे हैं कि उनको देखा तक नहीं गया, कोई दस्तावेजीकरण नहीं किया गया और कोई ऑप्शन नहीं होने से इनको बाहर जाना पड़ा, वहाँ इलाज कराना पड़ा। इस संबंध में इन लोगों ने शिकायत दी है और साथ ही साथ विभिन्न समाचार पत्रों की कतरनें भी लगाई। इसमें डॉक्टर RS परिहार हैं, सिविल सर्जन साहब, उनके स्टेटमेंट भी। प्रथम दृष्टया मामला गंभीर अनियमितता का प्रतीत हो रहा है। अभी मैं CMO साहब से बात करता हूँ, उनको डायरेक्ट करता हूँ, इसमें जांच करेंगे और जो भी फैक्चुअल रिपोर्ट 3 दिवस में सबमिट करेंगे। मेरा नाम लाल सिंह चौहान,
कोल्लू खेड़ी का रहने वाला हूँ और मेरी भतीजी संगीता चौहान जिसकी डिलीवरी थी तो उसको राजगढ़ जिला अस्पताल में 11 जून को लेके आए थे, लेकिन वहाँ पे जो ड्यूटी डॉक्टर आकांक्षा सिंह थी उसने मतलब ना तो उसका पर्चा बनाया ना पे कोई दाखिला रजिस्टर में उसकी एंट्री की। 2-2.5 घंटे तक मेरी बालिका वहीं पे तड़पती रही, परेशान होती रही, लेकिन डॉक्टर ने बिल्कुल भी उसकी सुध नहीं ली। और फिर मैंने मेरे मीडिया वाले दोस्तों को फ़ोन लगाया, फिर मीडिया वाले आए। जब उन्होंने उसकी खबर बनाने मतलब उस कैमरे में कैद करने लगे तो उनके कैमरे तक उनको छीनने की कोशिश करी। और मतलब ऐसा नहीं है, पहली बार नहीं, हमेशा मैंने भी बहुत बार देखा कि ऐसी स्थितियाँ इस राजगढ़ अस्पताल में होती हैं जब तक बिना पैसे के कोई भी काम नहीं करती है। और इतने तक सुनने में आया मुझे तो कि एक डिलीवरी के कम से कम 10,000 रुपये की मांग करती है, उसके बाद भी वो पेशेंट को देखती है, ना कि वो कोई पेशेंट की मजबूरी समझती है। और मेरे जैसे शिक्षित, और मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का मंडल मंत्री हूँ, मेरे जैसे लोगों के साथ ही इस तरह की घटना हो सकती है, तो बाकी आम आदमी के साथ तो कितना क्या करती होंगी। और माननीय देश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हर गरीब के लिए, हर गरीब के कल्याण के लिए नई नई योजना निःशुल्क चला रहे हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टरों को इस अस्पताल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आज माननीय श्री एडीएम साहब को आज ये इलाज करवा के मतलब कल हम लौटे हैं वहाँ से परसों, तो आज उनको ज्ञापन देने के लिए मैं राजगढ़ आया था। और माननीय एडीएम साहब को मैंने आवेदन दिया, उनसे बोला सर इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और इनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। ऐसी मेरी माननीय एडीएम साहब से अपेक्षा है कि तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और हमारे साथ नरसिंहगढ़ के संवाददाता हेमराज सेन फोन लाइन पे जुड़े हैं। हेमराज, लापरवाही को लेकर ये जो मुद्दा सामने आया है, क्या कहना है, क्या है पूरा मामला और इस पर अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई? जी मैम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि राजगढ़ जिले के ट्रामा सेंटर का यह मामला है और यह मामला पहली बार नहीं सामने आया है। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर परिजनों ने संबंधित अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। बात फिलहाल की जाए तो कोल्लू खेड़ी निवासी संगीता चौहान की है, जहां पर शनिवार को इन्होंने राजगढ़ ट्रामा सेंटर पर पीड़ित प्रसूता महिला को एडमिट करवाया था। सुबह 12 बजे के समथिंग उन्होंने पर्चा बनवाया था, एडमिट किया था। प्रसूता को पीड़ा बहुत ज़्यादा हो रही थी और उसके बदले में उन्होंने संबंधित महिला स्वास्थ्य कर्मियों को भी उन्होंने बताया कि पीड़िता बहुत बार मैडम को बुलाती रही, मगर संबंधित चिकित्सकों ने एक बार देखा तक नहीं। जब आनन फानन में उसकी तबीयत को ज़्यादा बिगड़ता देख परिजन आनन फानन में उसको राजगढ़ से सटीक लगे हुए राजस्थान लेकर गए और वहाँ प्रसूता पीड़ित महिला की प्रसूता की गई। अभी कल मंगलवार को वापस वहाँ से छुट्टी लेकर परिजन अपने घर लौटे और उसके बाद कल मंगलवार को संगीता के पति छगन सिंह जी ने वहां पर एडीएम कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर संबंधित महिला चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करने का ज्ञापन दिया है। एक मानवीय सवाल करना भूल गई थी मैं आपसे हेमराज, सबसे पहले जो किया जाना था कि जच्चा और बच्चा क्या स्थिति है उनकी? हेलो, जच्चा और बच्चा की स्थिति क्या है? वो प्रसूता और डिलीवरी हो गई है जो आपने जानकारी दी है, तो दोनों जी जच्चा और बच्चे की बात की जाए तो वहां पर समय से पहुंचकर प्रसूता की डिलीवरी करवाई गई और फिलहाल जच्चा और बच्चा अभी सुरक्षित है। मगर परिजनों के आरोप है कि संबंधित महिला कर्मचारियों ने बिना पैसों के काम नहीं करती है। 10-10 हजार रुपए की मांग का आरोप भी परिजनों ने संबंधित चिकित्सकों पर लगाया है। बिल्कुल। डॉक्टर आकांक्षा का क्या रिकॉर्ड है वहाँ पर? क्या इसके पहले जी मैम, डॉक्टर आकांक्षा की बात की जाए तो वहाँ पर जब एडीएम कमल चंद्र जी नागर जी से परिजनों ने बात की और उन्होंने लिखित आवेदन दिया तो उनके कहना था कि साफ तौर पर आप वाइड में भी देख सकते हैं कि कई मामले ऐसे पहले भी आ चुके हैं और संबंधित महिला चिकित्सक के खिलाफ एडीएम कमल चंद्र जी नागर द्वारा जाँच के आदेश भी त्वरित कर दिए गए हैं। यानी कि मामले पहले भी आए थे, अगर पहले ही गंभीरता से ले लिया जाता इन मामलों को जो डॉक्टर आकांक्षा या वहाँ पे मौजूद डॉक्टर्स के खिलाफ आ रहे थे, तो शायद इस बार परेशान नहीं होना पड़ता। वो तो गनीमत रही कि परिजनों की तत्परता से माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है, नहीं तो शायद कुछ भी हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया हेमराज।
पानसेमल नगर में परम पूज्य श्री उत्तम स्वामी जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा आयोजित की जा रही है। आयोजक मंडल के सदस्य श्री बर्वे महाराज ने बताया कि नगर के कृषि उपज मंडी और बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मैदान का आयोजकों के द्वारा निरीक्षण किया गया। क्षेत्र से ज्यादा श्रद्धालुओं के बैठने की पर्याप्त जगह की उपलब्धता हो, इस प्रकार प्रांगण को देखा जा रहा है। और वहीं आयोजन की विशेषता को लेकर बताया कि इस पानसेमल की पावन धरा पर इस क्षेत्र का विकास और समृद्धि बढ़े, इसलिए क्षेत्र के संत नीलेश्वर महाराज ने संकल्प लिया था। यात्रा में लगभग 11,000 कलश की संख्या के साथ भव्य कलश यात्रा भी निकाली जानी है और भागवत कथा में प्रतिदिन करीब 30 से 40,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। शिवपुरी में नगर पालिका चुनाव की गहमा गहमी के दौरान आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो गई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं की अहम बैठक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान चुनावी टिकट की चाहत में नए कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई। बैठक में पुराने पदाधिकारी नजर नहीं आए। हालांकि पूछे जाने पर मौजूदा पदाधिकारियों ने दूसरी व्यवस्थाओं बल्कि व्यस्तताओं का ही हवाला दे दिया। आज हमारी जो बैठक है पूर्ण रूप से जो प्रत्याशी चयन प्रक्रिया के लिए जो प्रक्रिया है उसको अपनाना। उसमें क्या है, साक्षात्कार 1 to 1 जो प्रत्याशी आए हैं उनका साक्षात्कार कर रहे हैं लोग और उनसे जान रहे हैं कैसे चुनाव लड़ेंगे, जो भाई अंदर उनकी चीजें हमें कुछ चाहिए फायरी वगैरह वो फायरी कर रहे हैं। उसके बाद हम कल एक सूची प्रथम जारी करेंगे, वो आप लोगों के बीच में करेंगे। यहाँ से जो सूची बना के भेजेंगे प्रदेश में, प्रदेश से संपर्क करके उसके बाद जो नाम तय होंगे फर्स्ट सूची, वो कल आपको शिवपुरी के निकाय चुनाव की प्रथम सूची जारी होगी। सिंगरौली में पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। इसको लेकर टीआई ने बताया कि नायब तहसीलदार की मौजूदगी में विशेष सशस्त्र पुलिस बल और थाना गढ़वा के पूरे बल के साथ फ्लैग मार्च किया है। फ्लैग मार्च के दौरान वॉटरियों फरारी अपराधियों की तलाश भी की गई। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर ब्लॉक की नैगुवा पंचायत के हाथीवर खिरक की बात करें। आलम यह है कि वहां इस गांव में जहां सालों से पुलिस नहीं पहुंची, तो गांव के लोगों ने भी कई सालों से थाने का मुंह नहीं देखा। यहां के लोगों का मुख्य कार्य कृषि और बकरी पालन है। साथ ही रहवासी विवादों से दूर अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहते हैं और कोई भी विवाद हो जाता है तो लोग गाँव में पंचायत कर निपटारा कर लेते हैं। इस गाँव में ना तो कभी लड़ाई झगड़ा होती है, 40-45 साल जब से हमने होश संभाला आज तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं देखी है। ना ही कभी यहाँ पे पुलिस आती है, थोड़ी बहुत कोई होती है तो आपस में समझ कर लेते हैं। चुनाव के टाइम पे आती है, वैसे पुलिस कभी नहीं आती है यहाँ पे। कोर्ट कचहरी ना कभी लड़ाई होती है तो कोर्ट कचहरी जाने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। थोड़ी बहुत कोई परिवार में हो ही रही काऊ तो आपस में निपट जाती है। हमारी उम्र हो गया 100 में कछु होता ही नहीं है। हाँ कपार ना आई थी गाड़ी लेके आते 5-6 जा पूछा थे कि नहीं आती हो तुम आते कि नहीं, तो हमने कह दी थी कि हमारा नहीं होता। यहाँ पर मतलब 55 साल के करीब तो मेरी उम्र हो चुकी है। जब से हमारे यहाँ कभी कोई लड़ाई दंगा छोटी मोटी अगर लड़ाई होती है तो यही गांव में उसको निपटा लिया जाता है। ना आज तक रिपोर्ट हुई, ना कोई अभी तक थाने में गया, ना हमारे यहाँ कभी लड़ाई हुई है आज तक। हाथीवर गाँव पड़ता है नेगुआ ग्राम पंचायत में, वहाँ पर गया तो वहाँ के जो व्यक्ति थे उनका रिएक्शन देखकर ऐसा लगा जैसे यहाँ कभी कोई पुलिस ना आती हो। मैंने वहाँ जानकारी ली, एक 100 वर्षीय महिला थी जिससे मैंने पूछा तो वो पुलिस को पहचानती ही नहीं थी। तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है। तब वहाँ मुझे पता चला कि 1983 से जो मैंने आकर जब थाने में रिकॉर्ड देखा, VCNB होती है विलेज क्राइम नोटबुक, उसमें ऐसा ही कोई अपराध नहीं है जो उस गाँव के अंदर घटित हुआ हो। एक व्यक्ति है उस गांव का जो बाहर रहने लगा है, उस पर ज़रूर 1-2 अपराध हैं, लेकिन उस गांव में नहीं हुए। तो उस गांव के लोगों की ये खासियत है कि वो आपस में सुलह कर लेते हैं। जो हमारे भारत के पुराने गांव थे, जो संस्कारों वाले गांव कहते हैं कि जैसे आपस में कोई नोक-झोंक हो गई तो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग आपस में बैठकर सुलझा लेते थे। तो ऐसा गाँव है, बड़ा अच्छा गाँव है और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। और अब वक्त है खास खबर का। क्या आप जानते हैं कि आज का दिन किन मायनों में और किसके लिए खास है? आज का दिन इतिहास में खास अहमियत रखता है। सन 2005 की बात करते हैं। आज के दिन सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट संसद में पास हुआ था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दरअसल राइट टू फ्रीडम एक्ट से रिप्लेस किया गया था। आपको ये भी बताते चले कि RTI एक्ट
भारतीय नागरिकों को सरकार के कार्यों की जानकारी जानने का अधिकार देता है। इस एक्ट के तहत भारतीय नागरिक चूंकि करदाता है, इसलिए उसे सरकार के कार्यों को जानने और आपत्ति उठाने का पूरा अधिकार है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन लगभग 4,800 RTI फाइल की जाती हैं। आज का दिन एक और वजह से भी खास है। कैसे? भारत चाइना ने एक बार फिर सन 2006 में सिल्क रूट खोलने का निर्णय लिया था। सिल्क रूट को 44 साल बाद दोबारा खोलना एक बार फिर विदेशी संबंध बेहतर करना, इसके साथ ही पड़ोसी देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना था। सिल्क रूट जिससे न सिर्फ सिल्क बल्कि गर्म कपड़े, बर्तन, कांच का सामान, तकनीकें, आविष्कार, जड़ी बूटियां, दवाइयां, औषधि समेत बीमारियां भी एक देश से दूसरे देश जा चुकी हैं। सिल्क रूट का लक्ष्य वन बेल्ट वन रूट रहा है। और अब आज के दिन से जुड़ी हुई खास शख्सियत के बारे में भी बात की जानी चाहिए। नाम है अन्ना हजारे और काम समाज सेवा, जिनका जन्मदिन आज ही है। अहमदनगर में पैदा हुए अन्ना का नाम किशन बाबूराव हजारे था, जिसको बदलकर अन्ना हजारे कर दिया गया क्योंकि हम सब उन्हें इसी नाम से जानते हैं। मराठी में अन्ना का मतलब होता है बड़ा भाई या बाप, यानी पिता। अन्ना सेना में भी रह चुके हैं, जहां पहले ट्रक ड्राइवर रहे और बाद में सैनिक भी बना दिए गए। आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ हुए युद्ध में भी अन्ना शामिल रह चुके हैं। अन्ना अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए अन्ना आंदोलन के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अन्ना को भारत सरकार के द्वारा सन 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। क्योंकि वो लाइन हम सबको याद है ना कि अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष हमें और आपको भी मिलकर करना है, क्योंकि संक्रमण जो फैल रहा है। तो याद रखिए, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।